हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। सो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने विस्कोसिटी के बारे में बात की थी, विस्कस फोर्स की बात की थी ना, कि अगर लिक्विड की कोई दो लेयर है, सो एक लेयर दूसरे लेयर पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगाती है, एफ वी उसे कह देते हैं विस्कस फोर्स, जिसकी फॉर्मूला क्या थी? माइनस ईटा एरिया डी वी बाय डी एच। याद आया? इसमें ईटा क्या होता था बेटा? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये किस पे डिपेंड करता है? ये टाइप ऑफ लिक्विड पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। प्लीज इसको ध्यान रखना, ईटा दो चीज पे डिपेंड करता है। किस किस पे? एक तो लिक्विड कौन सा है। देखो एक्चुअली ईटा पता है बेटा क्या दिखाता है कि कोई भी लिक्विड कितना मोटा है, कितना गाढ़ा है। ऑब्वियसली मोटा और पतला तो डेंसिटी दिखाता है, बट आप यहां से कह सकते हैं कि वो कितना फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। और जो लिक्विड जितने ज़्यादा मोटे होते हैं, गाढ़े होते हैं, वो उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है। और दूसरा बेटा डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। मतलब अगर आप टेम्परेचर किसी का इंक्रीज करेंगे तो उसका ईटा डिक्रीज होगा। मतलब बेटा अगर आप पानी को बॉईल करते हैं तो पानी धीमे धीमे पतला होता जाता है और भाप बनने की कोशिश करता है। यानी कि कोई भी लिक्विड जिसको आप गर्म कर रहे हैं वो धीमे धीमे पतला होते जा रहा है। एंड सीधी सी बात, अगर वो पतला होगा तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, इसलिए ईटा डिक्रीज कर जाता है। फिर हमने बेटा ये भी देखा था, देखो ये तो कब केस था? जब लिक्विड का फ्रिक्शन फोर्स निकालना था तब। अगर हम सॉलिड और लिक्विड की बात करें तो बेटा उसमें दो केस होते थे। पहला कि अगर सॉलिड सिर्फ लिक्विड के सरफेस पे हो, सरफेस, ठीक है, सिर्फ लिक्विड के सरफेस पे हो, जैसे कि मान लो ये है और एक यहाँ से बोर्ड हम रख देते हैं, है ना, तो ये जो इसका सरफेस टच कर रहा है सिर्फ वहीं पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? सेम इतना। बट व्हाट इफ कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के पूरा अंदर डाल देवे, मान लो मैंने यहाँ किसी ऑब्जेक्ट को डाल देता हूँ और मान लो कि ये v वेलोसिटी के साथ आगे चल रहा है, तो बेटा इस समय भी विस्कस फोर्स लगेगी, बिल्कुल लगेगी, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं आएगी, इतनी नहीं लगेगी, कुछ और चेंजेस आएंगे। सो कोई भी ऑब्जेक्ट जब लिक्विड के अंदर इमर्स्ड है, डूबा हुआ है और चल रहा है, बेटा अगर वो चल रहा है तो ही विस्कस फोर्स लगेगी। सो कितनी विस्कस फोर्स लगेगी वो बताया था हमको स्टोक्स ने, और उसी को हम कहते हैं स्टोक्स थ्योरम। सो आज का हमारा लेक्चर इसी पर डिपेंड है कि कोई भी सॉलिड को अगर हम लिक्विड के अंदर डालेंगे तो उस पर कितनी विस्कस फोर्स लगेगी। क्लियर? ओके। सो व्हेन एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट इज immersed and moving in fluid, इसका मतलब बेटा कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उस एक्सपेरिमेंट करने में पता लगा कि अगर कोई भी सॉलिड लिक्विड के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है, सो वो किस पे डिपेंड कर रहा है? देन द विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? सबसे पहले तो वो डिपेंड करेगा शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। वो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उसकी क्या साइज है। अगर आगे से नुकीला है तो उस पर कम विस्कस फोर्स लगेगा, अगर आगे से स्क्वायर या रेक्टेंगल जैसा है तो उस पर ज़्यादा विस्कस फोर्स लगेगा। दूसरा वो किस पे डिपेंड करता है बेटा? उसकी स्पीड पे, स्पीड ऑफ बॉडी। देखो बच्चा लोग, जो फ्रिक्शन फोर्स है ना सॉलिड के बीच में, जैसे मान लो कोई सरफेस है, यहाँ पे कोई सॉलिड पड़ा हुआ है, तो बेटा इसका जो फ्रिक्शन फोर्स आता था वो आता था म्यू इंटू एन। स्टैटिक है तो म्यू एस, अगर काइनेटिक है तो म्यू के। लेकिन बेटा जो सॉलिड का फ्रिक्शन फोर्स था वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता था। ये देखो कैसा अजीब सा फोर्स है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा। देखो आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप में से जो स्विमिंग करते होंगे, आप जितना तेजी से स्विमिंग करने की कोशिश करते हैं उतना ही ज़्यादा पानी आपको पीछे खींचने की कोशिश करता है। कभी ऑब्जर्व किया है? ऐसा हो तो घर पे काम करना, एक टब में कुछ पानी भरना, बड़े से टब में, और उसमें अपना हाथ को स्पीड से घुमाना। जितना ज़्यादा आप स्पीड से घुमाएंगे उतना ज़्यादा ही आपको पानी का फोर्स अपना हाथ पर महसूस होगा। क्लियर?
और तीसरी चीज जिस पे वो डिपेंड करता है वो है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, जिसे हम कहते हैं ईटा। ठीक है, अब बेटा देखो अलग अलग शेप के लिए विस्कस फोर्स की फॉर्मूला अलग अलग होती है आपके सिलेबस में जो है, और जो स्टोक्स थ्योरम बताता है वो है स्फेरिकल बॉडी के लिए। सो अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलरली स्फेरिकल बॉडी के लिए, विस्कस फोर्स ऑन स्फेरिकल बॉडी डिपेंड्स ऑन, तो स्फेरिकल बॉडी पे विस्कस फोर्स किस किस पे डिपेंड करता है बेटा? पहला शेप, अब देखो शेप तो डिसाइड हो गया ना, स्फीयर है। साइज, तो साइज के केस में क्या आ जाएगा यहाँ पे? रेडियस, रेडियस ऑफ स्फीयर। दूसरा क्या है? स्पीड, तो स्पीड ऑफ स्फीयर। और तीसरा क्या है? विस्कोसिटी, यानी कि आप कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर? यानी कि स्पीड हो गया, उसकी वेलोसिटी, रेडियस हो गई आर। तीन चीज पे डिपेंड करेगा कब? जब कोई स्फीयर बेटा अलग अलग शेप के लिए, अलग अलग बॉडी के लिए विस्कस फोर्स अलग अलग रहता है आपके सिलेबस में। और जो स्टोक्स थ्योरम बताता है वो है किसके लिए? स्फेरिकल बॉडी के लिए। सो स्फेरिकल बॉडी के लिए एक रेडियस हो गया, शेप देखो शेप तो स्फीयर हो गया, साइज में रेडियस, स्पीड और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, चलिए तो डेराइव करते हैं इसकी फॉर्मूला। मैं सिर्फ ऊपर वाला हटा रहा हूं, नीचे वाले को एज इट इज रहने देते हैं। तो बेटा कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, पता लगा कि ये सारी चीजें हैं। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ स्फीयर, स्पीड ऑफ स्फीयर एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्फीयर। बट बेटा प्रॉब्लम यह है कि डिपेंड तो कर रहा है, लेकिन कैसे? पावर 1 में, पावर 2 में, या कौन सी पावर में? तो मैं काम करते हैं यहाँ पे A B C ले लेते हैं। आई थिंक ये फॉर्मूला देख के आप कुछ याद आ रहा होगा आपको। अगर बेटा आपको याद हो तो आपने चैप्टर नंबर 2 में डायमेंशनल एनालिसिस सीखा था, जिसमें आप लोग दोनों के डायमेंशन कंपेयर करके पावर निकालते थे, याद है कि नहीं? बस वही मेथड आज हमें फिर से यूज करनी है इसकी फॉर्मूला डेराइव करने के लिए। करें शुरू? ओके, तो बच्चा लोग अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊं, क्या इसके बदले में एक के लिख सकता हूं कांस्टेंट? एंड बेटा हमको पता है कि ये कांस्टेंट एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता था, याद आया? ओके, आर रेस टू ए, वी रेस टू बी, ईटा रेस टू सी। अब बेटा यहाँ पे क्या है? फोर्स, फोर्स की डायमेंशन फॉर्मूला क्या होती है? m1 l1 t-2, याद आया? m1 l1 t-2 इज इक्वल टू के, ये तो डायमेंशनल कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या बचा? r, बेटा r मतलब रेडियस, लेंथ, सो l रेस टू a। यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मीटर के लिए l और अपॉन टाइम के लिए -1, है ना? टाइम नीचे होता है तो हमने उसको ऊपर ले लिया। पावर b, ईटा, बेटा लास्ट लेक्चर में हमने ईटा की डायमेंशन देखी थी, नहीं याद है तो याद रखनी पड़ेगी। m1 l-1 t-1, याद आया कुछ? ईटा की डायमेंशन, और यहाँ पे पावर c। सब ये क्या हो जाएगा? m1 l1 t-2 इज इक्वल टू l रेस टू a। देखो यहाँ से l रेस टू a, यहाँ से l रेस टू b प्लस b, और यहाँ पे -c। क्लियर? फिर m की बात करूं, चलो पहले m लिख लेते हैं। m रेस टू c, है ना? ये पावर 1, ये मल्टीप्लाई इधर m रेस टू c। l के लिए a प्लस b, और यहाँ के लिए -c। देखो -1 इंटू से कितना हो जाएगा? -c। और t के लिए -b -c। क्लियर? इसको हटा देवे। बट आप अगर दोनों जगह पावर कंपेयर करें, ध्यान से देखना, फॉर m, या आप लिख सकते हैं कंपेयरिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ द sides. So for
m। बेटा m के लिए देखो यहाँ 1 है और यहाँ क्या है c, तो c की तो डायरेक्टली वैल्यू कितनी मिल गई 1। फॉर l की बात करें तो बेटा यहाँ पे 1 है और इधर क्या देके रखा है a प्लस बी माइनस सी, जहाँ पे a प्लस बी, c की वैल्यू कितनी है बेटा -1, मतलब ये माइनस और ये 1। और फॉर t, अगर t की कंपेयर करूँ बेटा तो इधर कितनी पावर है -2 इज इक्वल टू यहाँ पे -b -c। चलो वैल्यू पुट कर दो बेटा, सब जगह से माइनस माइनस गायब कर दूँ, माइनस माइनस माइनस, तो ये क्या हो गया 2 इज इक्वल टू बी प्लस सी की वैल्यू 1। सो यहाँ से b कितना आ जाएगा अगेन 1। इसको यहाँ पे रख देते हैं तो a प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कट गया, a की वैल्यू भी कितनी आ गई 1। इसका मतलब बेटा तीनों की पावर 1 1 1 1 आ गई। तो अब इन तीनों को हम यहाँ रख देते हैं। सो फॉर्मूला क्या बन जाएगी, देयरफॉर विस्कस फोर्स इज इक्वल टू k r⁻1 v⁻1 η⁻1। क्लियर। अब बेटा ये कांस्टेंट है। देखो डायमेंशनल एनालिसिस का आपको पता होगा कि एक लिमिट थी, एक प्रॉब्लम थी, क्या कि वो डायमेंशन लेस की वैल्यू नहीं बता पाता। सो एक्सपेरिमेंट किए गए और एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि इसकी वैल्यू है 6 पाई। सो एफ हो गया 6 पाई η/r⁻v। विस्कस फोर्स ऑन एनी सॉलिड या ऑन स्फीयर मूविंग इन अ फ्लूइड। ठीक है, समझ आया बच्चा लोग? ओके, तो चलो बच्चा लोग अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपको यहाँ पे एक लिक्विड दे रखा है, लिक्विड की हाइट आपको दे रखी है 1 मीटर। कितना 1 मीटर। और यहाँ पे बेटा एक वुडन की प्लेट है, क्या है, एक लकड़े की प्लेट पड़ी हुई है। वो प्लेट 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और इसका एरिया आपको दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन है फाइंड द एक्सटर्नल फोर्स टू कीप द प्लेट इन यूनिफॉर्म मोशन। बड़ा आपको बताना है कि इसके ऊपर कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाना चाहिए ताकि वो यूनिफॉर्म मोशन में आ जाए। बड़ा यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, कांस्टेंट वेलोसिटी कब होगी बेटा, जब इसके यूपर लगने वाली ऑपोजिट डायरेक्शन की फोर्स सेम हो जावे। पढ़ रखा है ना, कोई भी चीज़ जब इक्विलिब्रियम में रहती है। बेटा कोई भी चीज़ जब यूनिफॉर्म मोशन कब करेगी, जब उसके ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेस इक्वल हो जावे। वेलोसिटी जीरो होगी ऐसा जरूरी नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी एक्सेलरेशन जीरो हो जाना चाहिए। अरे भूल गए क्या सारी चीजें? एक्सेलरेशन जीरो है मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है तो फाइनल भी जीरो नहीं होगी और बॉडी मूव करती रहेगी। तो बड़ा हमको पता है कि इसके पीछे कौन सा फोर्स लगेगा। देखो ये कौन सा केस हो गया, क्या ये स्टोक्स थ्योरम वाला है? नहीं, ये एक सॉलिड है जिसकी सरफेस लिक्विड के टच में है, समझ आ रहा है। और एक ये प्लेट है, जो प्लेट है उसका एरिया हमको दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर। तो एक्चुअली हमें फाइंड क्या करना है कि कितना एक्सटर्नल फोर्स, कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, फाइंड करो। तो फ्रिक्शन फोर्स की फॉर्मूला इसके लिए क्या देखी थी बेटा हमने, माइनस ईटा डी ए डी वी बाय डी एच, है क्या नहीं? सो माइनस, अच्छा ईटा इसके लिए हमको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 10⁻³ न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि पॉइज नहीं दिया है तो डायरेक्टली आप वैल्यू रख सकते हो। अभी हम साइन जाने देते हैं, हमको तो खाली फोर्स पूछा है ना। ठीक है, सो अभी के लिए हम साइन पे ध्यान नहीं देते हैं। ईटा कितना हो गया 10⁻³ एरिया हो गया 2। डीवी का मतलब बेटा चेंज इन वेलोसिटी। देखो यहाँ पे ये हाइट दी है तो एक ये लेयर लेंगे और एक ये वाली लेयर। अच्छा ये लेयर तो जमीन से टच है तो बड़ा इसकी वेलोसिटी जीरो होती है, तो हम क्या कर देंगे डीवी चेंज इन वेलोसिटी 2 - 0 अपॉन हाइट में कितना फर्क है बेटा 1 मीटर। ओके हो गया, डन। सो ये क्या हो गया 10⁻³ इंटू 2 × 4।
सो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया बेटा 4 × 10⁻³ एंड यही होगा आपका आंसर। इतना फोर्स हमें देना पड़ेगा ताकि ये कॉन्स्टेंटली मूव करती रहे। क्लियर? आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको एक रिवर बेड दे के रखी है और यहाँ पे एक बोट रखी हुई है और कहा जा रहा है कि इस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। कितना? 20 न्यूटन का। इसका मास आपको दिया हुआ है बेटा 2 kg और इस टोटल हाइट आपको दे रखी है 1 मीटर। अगेन टोटल हाइट 1 मीटर दे रखी है। ईटा की वैल्यू इस क्वेश्चन में आपको दे रखी है 10 पोइस। कितने? 10 पोइस। कहा जा रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन। एक मिनट, लेट मी जस्ट चेक। ओके, 1 मीटर 10 न्यूटन, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोट। बेटा अगर याद हो आपको तो चैप्टर नंबर 5 में हम ऐसा करते थे, न्यूटन सेकंड लॉ लगाते थे, याद है? कोई बॉडी होती थी, उस बॉडी पे खुद का फोर्स mg, ऊपर इतनी फोर्स, मोशन कर रहा है। सो जहाँ मोशन कर रहा है उसको पॉजिटिव लेते थे, सामने वाले को नेगेटिव लेते थे। याद आया? तो इस बार बेटा ये जो बोट है इसके ऊपर एक फोर्स इधर लग रही है। अच्छा, इस समय आपको ग्रेविटी को पिक्चर में नहीं लेना, बिकॉज वैसे भी लिक्विड के अंदर बेटा ग्रेविटी इतनी इफेक्टिव नहीं होती है। ठीक है, एक एक्सटर्नल फोर्स है और लिक्विड के कारण एक फ्रिक्शन फोर्स होगी, यानी विस्कस फोर्स। अब बेटा बोट यूं मूव कर रही है ना, इस तरफ का फोर्स ज़्यादा है। सो हम क्या बोल देंगे, नेट फोर्स। ये मोशन इस तरफ हो रहा है, एक्सेलरेशन यहाँ हो जाएगी। सो F एक्सटर्नल माइनस F विस्कोसिटी। समझ आया? अब ये F नेट को हम क्या कर देंगे, MA इज इक्वल टू F एक्सटर्नल माइनस FV। बेटा FV क्या होता है? ईटा A dV बाय DH। बोलो क्लियर है? अच्छा देखो, ईटा आपको दे रखा है। एरिया के लिए क्या हमें कोई जानकारी दी है? यस, आपको बोला हुआ है इसका एरिया, इसका जो नीचे का प्लेट है वो एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर? चलिए अब आप आंसर फाइंड कीजिए। पहले बच्चा लोग एक चीज़ ध्यान देना, ये बोट 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे चल रही है। सो आई थिंक अब तो ढूंढना काफ़ी आसान हो जाएगा। हमें एक्सेलरेशन चाहिए, MA इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स कितना है 20 माइनस ईटा। बेटा ईटा आपको पोइस में देके रखा है। लास्ट टाइम हमने रिलेशन देखा था 1 पोइस इज इक्वल टू 10 माइनस 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद आया? सो इस समय 10 पोइस यानी कितना? सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 चला जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो 10 + 1 10 - 1, तो 10 + 1 इंटू 10 - 1, तो निकल जाएगा ना, है कि नहीं? सो ये आ गया 1, एरिया दिया है 1, dV बेटा चेंज इन वेलोसिटी। अब ऊपर कितने स्पीड से चल रहा है 10। ये जो लिक्विड है इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है हमको बेटा 10 मीटर पर सेकेंड, और हाइट कितनी दे रखी है 1 मीटर। सो 10/1। यह थोड़ा सा कर लेते हैं, यहाँ से MA इज इक्वल टू 20 माइनस ये कितना आ जाएगा बेटा 10 × 1 यानी क्या आ गया 10। सो एक्सेलरेशन इज 20 माइनस 10 बाय मास कितना है 2 kg। सो एक्सेलरेशन कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? ये दो क्वेश्चन कौन से थे? सॉलिड और लिक्विड वाले, कि अगर कोई सॉलिड किसी लिक्विड के ऊपर चल रहा है तो, अंदर नहीं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं अंदर वाले। चलिए शुरू हो जाते हैं। ओके,
देखिए अब आपको एक कोई ना कोई लिक्विड दे दिया है और उसने एक स्फीयर दे दिया है, वो इतने वेलोसिटी के साथ चल रहा है, मास दे के रखा है, ईटा दे के रखा है, रेडियस दे के रखा है, कहा जा रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन। बड़ा सारी चीज़ें गिवन है। कोई बॉडी है जो कि इस तरफ चल रहा है, बेटा उसके ऊपर एक फोर्स यहाँ लगेगी, एक फोर्स यहाँ लगेगी, ये कौन सी फोर्स लगेगी बेटा? विस्कोस फोर्स। क्लियर? अब हमको बोला है कि आप एक्सेलरेशन फाइंड करो, तो अगेन ये फोर्स माइनस ये फोर्स है ना। क्या आपको ये फोर्स दे रखी है क्वेश्चन के अंदर? नहीं, हमको दे नहीं रखी है बेटा, हमको एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे के रखा है। इसका मतलब मान लो कि कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं है, लेकिन बॉडी किस तरफ चल रही है बेटा? इस तरफ चल रही है। तो देखो वेलोसिटी इस तरफ है ना, इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन भी इस तरफ हो जाएगी। अब बेटा नेट फोर्स कौन सा हो गया? सिर्फ और सिर्फ ये। सो नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रही बेटा। अब एक्चुअली एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। मान लो कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को लिया और लिक्विड के अंदर ऐसे फेंक दिया, तो वो थोड़ा डिस्टेंस आगे जाएगी और आगे जाकर रुक जाएगी अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो हमें पूछ रहा है कि वो कितने एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ रहा है। अब हमको पता है बेटा कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, रिटार्डेशन मिलेगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में आनी चाहिए। देखो सब कॉन्सेप्ट है बेटा, सारे कॉन्सेप्ट है। एक ही फोर्स लग रही है पीछे की तरफ, बॉडी इस तरफ चल रही है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होने वाली है, रिटार्डेशन मिल रहा है हमको। क्लियर? सो एफ नेट क्या है बेटा? विस्कस फोर्स ही आपका एफ नेट है। अच्छा विस्कस फोर्स कितना होगा? देखो ये लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है, सो इस पे विस्कस फोर्स कितना हो जाएगा? 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू, ये m को नीचे ले आते हैं और ये a, बस वैल्यू रख दो सारी की सारी। 6 इंटू पाई के बदले 3.14, ईटा दे रखा है आपको 10⁻⁻3, रेडियस दे रखा है आपको 0.5 और वेलोसिटी आपको दे रखी है 10⁻³ अपॉन मास कितना दे रखा है आपको? 6.28। इसको कैलकुलेट कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सो 10⁻⁻3 10⁻+3 ये तो गया, ये 2 0 यहाँ से, ये 2 0 यहाँ से, ये भी गया। इसको हम लिख लेते हैं बेटा 5/10, ठीक है। सो 5 2 ज़ा 2 3 ज़ा। क्लियर? तो ऊपर क्या बचा? देखो 314 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12, 4 और 9, 942 अपॉन 628। करो डिवाइड, क्या आंसर आ रहा है? 6 942। कुछ काटम कुटी करें यहाँ पे, 2 से काटे तो 2 4 ज़ा 8, 7 1, यहाँ पे 3 1 4। अब किसके टेबल में आएगा ये? 11 12, ये 3 में आएगा? यस। क्या ये 3 में आएगा? नहीं। 471 डिवाइड बाय 314, आंसर आ गया बेटा इसका 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये आपका राइट आंसर है। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अब आ जाओ, देखो बेटा इसमें हमको वैल्यू नहीं देखे रखी, लेकिन बताया गया है कि एक सॉलिड स्फीयर है जो कि किसी लिक्विड में चल रहा है v0 वेलोसिटी के साथ, रेडियस r है, मास m है और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा देके रखा है। बोला क्या गया? फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिफोर स्टॉपिंग, नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। एक बार आपने धक्का मार के छोड़ दिया, फिर एक्सेलरेशन उसकी धीमे 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 कम होती जा रही है। तो बताओ कितना डिस्टेंस है कि वो रुकने से पहले ट्रैवल करेगा? बेटा हमको पता है डिस्टेंस की फॉर्मूला u प्लस ut प्लस हाफ at², या तो 2as इज इक्वल टू v² माइनस u², है कि नहीं? क्या ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा? नहीं होगा बेटा। ये फॉर्मूला कब यूज होता था? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। लेकिन बेटा यहाँ पे तो एक्सेलरेशन धीमे 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 कम होता जा रहा है ना। देखो जैसे बॉडी आगे जा रही है तो बॉडी रुक रही है, यानी कि वेलोसिटी स्लो होती जा रही है, वेलोसिटी कम होती जा रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कम होती जा रही है। बेटा अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो तो ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते। तो क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। देखो पहले तो हम इसमें विस्कस फोर्स ढूंढ लेते हैं, ठीक है। सो विस्कस फोर्स कितना होगा? 6 पाई ईटा आर वी
जहाँ पे ये 6 पाई, ठीक है, और ये v कितना देके रखा है आपको, v0। क्लियर? चलिए अच्छा बेटा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो तो हमें एक ऐसी फॉर्मूला चाहिए जो हमेशा वैलिड हो। तो अगर आपको याद हो तो बेटा हमने जूनियर चैप्टर्स में सीखा हुआ है a = dv/ds। याद आया कुछ? dv/ds। अब बेटा हम क्या करते हैं, इसको ds और ds से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। सॉरी dv/dt होता था यहाँ पे, dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। अब हमने ds से मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये कुछ याद आ रहा है आपको, ds/dt डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। s क्या? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। मतलब ये क्या हो गया, इसके बदले v dv/dt। याद आया कुछ? ये बेटा ये इक्वेशन बहुत फेमस है, हम पहले भी कई बार इसको कर चुके हैं। सो हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, यानी कि ये ds, ये नीचे ds, हमें s फाइंड करना है। एक काम करते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, a को वहाँ ले जाते हैं। क्लियर है? चलेगा? ओके, सो ds = v dv/a। बोलो क्लियर है? अच्छा बच्चे लोग अब जरा ध्यान से सुनो, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, v0 है। एक्सेलरेशन कितना होता है, फोर्स डिवाइड बाय m। फोर्स हमारे पास है, डिवाइड बाय m। अब क्या करें, देखो एक चीज ध्यान से सुनो, 6 पाई ईटा rv। बड़ा क्या ये सब कुछ कांस्टेंट है? सच बोलना, क्या ये सब कुछ कांस्टेंट है? जरा देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से। मैं क्या करता हूँ, v0, हाँ एक चीज कांस्टेंट नहीं है सर, वेलोसिटी। मैंने क्या कहा था कि धीमे धीमे रुक रहा है, यानी वेलोसिटी स्लो होती जा रही है ना, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो देखो a के बदले क्या मैं f/m लिख सकता हूँ, m चला जाएगा ऊपर और यहाँ पे आ जाएगा फोर्स, कौन सा, ये वाला, 6 पाई ईटा rv v0। सो v0 कट गया, क्या बचा, ds = dvm अपॉन 6 पाई ईटा r, है ना। अब देखो मास कांस्टेंट, ईटा कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट आ गया। तो बड़े काम करते हैं, अभी के लिए सिर्फ 2 मिनट के लिए इस कांस्टेंट को हम k ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं इसको, k। सो ds = dvk, जहां पे k की वैल्यू क्या हो गई, m/6 पाई ईटा। ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए अभी के लिए एज्यूम करके चला है, बाकी ऐसा कोई कांस्टेंट होता नहीं है। अब क्या करेंगे बेटा, कुछ नहीं, इंटीग्रेट कर देते हैं। हमें डिस्टेंस चाहिए ना, इंटीग्रेट कर दो। सो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक होगा बेटा, अगर मैं इसको 0 मानूं, इस समय से 0 मानूं, सो यहाँ से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। चलो मान लेते हैं कि बेटा ये ऑब्जेक्ट यहाँ आके रुक गया और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इसने s ट्रैवल किया। सो 0 से लेके कहाँ तक, s तक। वेलोसिटी बेटा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी, v0, और फाइनल में कितनी हो गई, 0। पहले v0 से चल रहा था, जब यहाँ पहुंचा तो रुक गया। रुकना मतलब वेलोसिटी 0 हो जाना। सो वेलोसिटी को कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, v0 से 0। ठीक है, अब देखो यहाँ का क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा s 0 to s = यहाँ के लिए v0 to 0 और कांस्टेंट k। कहाँ करूँ, यहाँ कर दो बेटा थोड़ा बहुत क्वेश्चन, ठीक है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, s - 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टोटल डिस्टेंस यही हमें चाहिए था, = वहाँ पे क्या होगा, 0 - v0, 0 - v0 और k। सो 0 - v0, ये माइनस v0 k के बदले क्या रखे हम लोग, k के बदले हमने क्या लिया था, m/6 पाई ईटा r। ये हो गया आपका डिस्टेंस। अब आप बोलेंगे सर डिस्टेंस नेगेटिव में कैसे आया, तो वो इसलिए हुआ बेटा कि हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लिया हुआ है, ये हम नेगेटिव में लेके चलेंगे। क्यों, एक्सेलरेशन कम हो रही है ना, मैंने पहले भी समझाया था ना, एक्सेलरेशन धीमे धीमे कम होती जा रही है। सो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस। क्लियर। सो इतना आगे डिस्टेंस। अब देखो मान लो एग्जाम में आपको है ना v0 मास
ईटा और आर, इन सब की वैल्यू हो सकता है दे दी हो। ठीक है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ये पूरा मेथड याद रखो। समझ आया कैसे हुआ? यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट सीखा बेटा कि अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पे होगी ही होगी अगर वो रुक रहा है, तो उस समय आप कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन की फॉर्मूला नहीं लगा सकते। इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट और आज का आखिरी टॉपिक, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से समझना है इसको। एक बात बताओ बेटा, बारिश की बूंद कहाँ से गिर रही है? बहुत ही दूर से, है ना, बादल हमसे बहुत 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 दूर पे है। अब अगर वो इतना ऊपर से गिर रहा है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन tan जितना लग रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि बेटा हर एक सेकेंड 9.8 मीटर की उसके अंदर बढ़ोतरी हो रही है। बेटा हमको मालूम है कि अगर एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। एक्सेलरेशन कब बढ़ता है? जब वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा है तो बेटा बारिश की बूंदें यहाँ आते आते बहुत ज़बरदस्त वेलोसिटी के साथ गिरनी चाहिए, और अगर मान लो कि इतनी वेलोसिटी के साथ वो गिरती तो हमें तो लग जाती, बट क्या ऐसा होता है? नहीं बेटा, उसकी स्पीड होती है 15 से 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 15 से 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यार होना क्या चाहिए था कि वो तो बहुत ज़बरदस्त 50-60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आनी चाहिए थी, बट गिर रहा है सिर्फ 15 सेंटीमीटर। तो ऐसा हो क्यों रहा है? क्या हो रहा है ऐसा? तो कि जो उसकी वेलोसिटी बढ़नी चाहिए लेकिन बढ़ी नहीं, या बढ़ी लेकिन बहुत ही कम बढ़ी। तो आप देख रहा, उसी को देखते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। मान लो बेटा कि ये कोई फ्लूइड है, कोई लिक्विड है। देखो पानी की बूंद अपने आप में एक लिक्विड है, और वो कहाँ पे आ रही है? एयर में आ रही है। तो एयर क्या हो गया? एक फ्लूइड हो गया। गैस एक फ्लूइड तो होता है। तो बड़ा जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ समझने वाले हैं एक सॉलिड और लिक्विड के लिए, वही कॉन्सेप्ट रेन वाटर के लिए भी फॉलो होगा। सो मान लो कि यहाँ पे कोई लिक्विड है जिसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, और ये ऑब्जेक्ट बेटा ये कोई स्फीयर है। ठीक है, हम एक स्फीयर लेते हैं। ये स्फीयर जिसकी रेडियस r है और जिसका मास m है, वो इस लिक्विड के अंदर गिर रहा है। अब बेटा जब ये नीचे गिरेगा या जब ये किसी लिक्विड के अंदर आएगा तो इस पर कौन कौन सी फोर्स लगेगी? बेटा हमको पता है ना, हमने पढ़ रखा है कि अगर कोई भी सॉलिड पानी में जाएगा तो वो अपथ्रस्ट लगाएगा। बेटा अब तो हमें ये भी पता चल गया कि वो एक विस्कस फोर्स भी लगाएगा अगर ये आइडियल लिक्विड नहीं है तो। सो बेटा देखो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? एक इसका खुद का फोर्स वेट mg है ना, एक कौन सा फोर्स लगेगा इसके ऊपर बेटा? ये थोड़ा रेडियस, यहाँ पे रेडियस मास। एक इस पे लगेगा बेटा अपथ्रस्ट, और एक फोर्स लगेगा इस पे विस्कस फोर्स। अब ये नीचे आ रहा है बेटा, हुआ क्या कि इसका वेट अभी बहुत ज़्यादा है। देखो अभी तो पूरा अंदर घुसा नहीं है ना, अभी तो पूरा अंदर घुसा नहीं है, थोड़ा बाहर थोड़ा अंदर है, यानी कि वेट कितना लग रहा है? mg। और अपथ्रस्ट, बेटा अपथ्रस्ट याद है ना आपको, कितना आता था? रो वी जी, जहाँ पे v क्या होता है बेटा? एक्चुअली वॉल्यूम होता था। रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी। वॉल्यूम किसका? लिक्विड डिस्प्लेस। याद है कुछ? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। भाई जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा उतना वॉल्यूम, तो कितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा? जितना इसका वॉल्यूम होगा। पढ़ रखा है ना, जितना सॉलिड का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम लिक्विड भी डिस्प्लेस होगा। सो इतना अपथ्रस्ट लग रहा है। और विस्कस फोर्स कितना लगेगा बेटा? अभी हमने पढ़ा 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, अच्छा लेकिन हो क्या रहा है बेटा, इस समय ना इसका वेट ज़्यादा है तो ये नीचे की तरफ गिर रहा है। अगर मान लो इसका वेट ज़्यादा ना होता तो ये फिर नीचे गिरता ही नहीं। अब अगर नीचे गिर रहा है इसका मतलब ये फोर्स ज़्यादा है, ऊपर 2 फोर्स नीचे 1 फोर्स, तो बेटा यार जहाँ मोशन हो रही है वो वाला फोर्स ज़्यादा होगा ना, सीधी सी बात है। अगर ये नीचे गिर रहा है तो ये वाला फोर्स ज़्यादा। ठीक है, और नीचे आ गया ये, अब और नीचे आ गया। लेकिन हुआ क्या बेटा, इस समय भी इसका जो वेट है ना, देखो अभी भी नीचे गिर रहा है, तो इस समय भी इसका वेट अपथ्रस्ट और फ्रिक्शनल फोर्स है, ये विस्कस फोर्स से ज़्यादा है, यानी अभी भी इसके अंदर एक्सेलरेशन है। देखो यहाँ से यहाँ आने में इसकी एक्सेलरेशन क्या हो रही है, यहाँ मान लो कि अगर एक्सेलरेशन कितनी थी? 10 थी सपोज। बेटा एक चीज़ आप ध्यान से सुनना, इसका वेट अभी भी ज़्यादा है, लेकिन जैसे ये नीचे आता जाएगा क्या इसमें अपथ्रस्ट इंक्रीज होगा?
वाटर डिस्प्लेस, पहले वाटर डिस्प्लेस कम था, देखो थोड़ा बाहर है, अब पूरा अंदर आ गया, मतलब पानी ज़्यादा डिस्प्लेस हुआ, मतलब अब थ्रस्ट बढ़ गया। दूसरी चीज़ बेटा, विस्कस फोर्स की फॉर्मूला हमने क्या देखी थी, 6 पाई ईटा आर वी, जहाँ बेटा वी हमारा वेरिएबल है। देखो 6 पाई ईटा कांस्टेंट, रेडियस, इसकी रेडियस वो भी कांस्टेंट, किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए रेडियस तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। चेंज क्या हो रहा है, वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है ना, जैसे जैसे नीचे आ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्यों इंक्रीज होगी, अर्थ खींच रहा है ना, धरती खींच रही है उसको, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, मतलब विस्कस फोर्स इंक्रीज हो रहा है। तो बेटा ऐसे होते 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 एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा बेटा, जहां पे इस पे लगने वाली सारी फोर्सेस इक्वल हो जाएगी। W इज इक्वल टू अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स। देखो हो क्या रहा है, जैसे ये पूरा अंदर घुस गया तो अपथ्रस्ट भी कांस्टेंट हो गया। अपथ्रस्ट क्या होता है बेटा, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू रो वी जी, रो कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, वी मतलब वॉल्यूम है यहाँ पे। अच्छा बेटा एक बात बताओ, जब ये पूरा अंदर आएगा तो कभी यहाँ का लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, कभी यहाँ का करेगा, कभी यहाँ का करेगा, लेकिन जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ वो तो अब सेम ही रहने वाला है। क्यों, बिकॉज इसका वॉल्यूम सेम है। तो लिक्विड यहाँ का डिस्प्लेस हो, यहाँ का डिस्प्लेस हो कि यहाँ का डिस्प्लेस हो, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, बिकॉज अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, उसका वॉल्यूम सेम तो डिस्प्लेसमेंट भी सेम। इसका मतलब इसके ऊपर लगने वाली अपथ्रस्ट अब कांस्टेंट हो गई है। अब एक ही चीज चेंज हो रही है, विस्कस फोर्स। क्यों, विस्कस फोर्स में वेलोसिटी आ रही है, जैसे जैसे नीचे गिरता जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे विस्कस फोर्स इंक्रीज हो रहा है। तो बड़ा एक समय एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब ये दोनों मिला के वेट के इक्वल हो जाएंगे। सर जब ये इक्वल हो जाएंगे तो क्या वो हवा में लटकेगा, नहीं बेटा हवा में नहीं लटकेगा, वो नीचे ही आएगा, लेकिन अब नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये फिजिक्स है। नेट फोर्स जीरो का मतलब एक्सेलरेशन जीरो। सोच के बताना, नेट फोर्स क्या होता है, एम ए। बड़ा मास कभी जीरो हो सकता है, नहीं। जीरो हो सकता है मास, नहीं। तो बचा क्या, एक्सेलरेशन। बड़ा एक्सेलरेशन जीरो हो गई, इसका मतलब यह है कि लगातार एक्सेलरेशन घटती जा रही है। मानो यहाँ पे 10 था तो यहाँ 9 हो सकता है, किसी समय वो 7 हो जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन अगर जीरो है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, टी को यहाँ ले जाओ तो जीरो इज इक्वल टू वी माइनस यू, यानी वी इज इक्वल टू यू। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब अब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, तो बेटा अब इस समय जो वेलोसिटी के साथ ये गिर रहा होगा वही वेलोसिटी के साथ अब ये नीचे गिरता रहेगा। अब वेलोसिटी में बदलाव नहीं होगा, यानी वेलोसिटी इंक्रीज हुई लेकिन एक समय तक हुई, और उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। बेटा इनिशियल अगर जीरो होती तो फाइनल जीरो होती, बट क्या इनिशियल जीरो है, नहीं बेटा, कोई ना कोई वेलोसिटी के साथ गिर रहा है नीचे। तो बेटा ये जो वेलोसिटी आई जो कि कांस्टेंट हो गई उसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। सो जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई सॉलिड, स्फेरिकल सॉलिड लिक्विड के अंदर आ जाता है और कुछ समय बाद जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, सो जितनी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। सो टर्मिनल वेलोसिटी की अगर डेफिनेशन हम बोले टर्मिनल वेलोसिटी तो वो हो जाएगा the velocity of any solid sphere, any sphere बोल देते हैं, of any sphere inside the fluid when the velocity of sphere inside the fluid moving downwards is constant, that velocity is termed as
टर्मिनल वेलोसिटी। जब किसी स्फीयर की वेलोसिटी नीचे की तरफ अगर वो मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, सो उस वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। समझ आया बेटा कॉन्सेप्ट? चलिए अब देख लेते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या होती है। फटाफट पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बच्चा लोग हमको टर्मिनल वेलोसिटी कब मिली थी? जब W वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स हो गया था, तब हमको टर्मिनल वेलोसिटी मिली थी। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? mg, वेट कितना हो जाएगा? mg, अपथ्रस्ट कितना होगा बेटा? रो वॉल्यूम इंटू जी। बेटा मैं फिर से एक बार फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लो कि ये सॉलिड है और इस समय ये vt टर्मिनल वेलोसिटी के साथ नीचे गिर रहा है। इसका नीचे की तरफ फोर्स W, ऊपर आ गया अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स। बेटा ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ध्यान से सुनना, जो स्फीयर है बेटा उसकी रेडियस में r ले लेता हूँ और उसकी डेंसिटी को मैं सिग्मा ले लेता हूँ। मुझे यहाँ पे दो डेंसिटी चाहिए, एक इस सॉलिड की और एक इस रो की। सो सिग्मा इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ स्फीयर और रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, ईटा, इसका ईटा तो आपको पता ही होगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर? ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूज होने वाली है। सो ये वॉल्यूम प्लस विस्कस फोर्स कितना हो जाएगा? 6 पाई ईटा आर वी वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी। अब क्या करें, मुझे यहाँ तक पहुँचना है। बेटा अब देखो, ऑब्जेक्ट का मास सपोज नहीं है, या ऑब्जेक्ट के मास को क्या मैं डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म्स में लिख सकता हूँ? सोच के बताना, है कि नहीं? बिल्कुल। सो कितना हो जाएगा बेटा? मास ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू डेंसिटी। स्फीयर की डेंसिटी कितनी हमने ली है? सिग्मा, सिग्मा इंटू वॉल्यूम, सिग्मा इंटू वॉल्यूम। इसको यहाँ रख देते हैं, सिग्मा इंटू वॉल्यूम जी। बेटा ये टर्म को उठा के मैं इधर ले आता हूँ। सो माइनस रो वॉल्यूम इंटू जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी। बोलो क्लियर है? ये वॉल्यूम सॉलिड का, और बेटा ये क्या था? अपथ्रस्ट, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। बेटा आपको पता होना चाहिए कि जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही वॉल्यूम वाटर भी डिस्प्लेस होता है, पता है ना? इसका मतलब ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम सेम है। कॉमन निकाल लेते हैं, क्या कॉमन आ जाएगा? वॉल्यूम इंटू जी, वॉल्यूम इंटू जी। बोलो है क्या नहीं? यस और नो? और यहां क्या बचेगा? सिग्मा माइनस रो इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। बड़ा काम करते हैं, ये 6 पाई को नीचे ले आते हैं, हमको तो टर्मिनल वेलोसिटी से मतलब है। ओके, एक तो नीचे ले आते हैं, दूसरा वॉल्यूम। बड़ा वॉल्यूम किसका? इस स्फीयर का। इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? मेरे ख्याल से फॉर्मूला होती है 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो है क्या नहीं? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 10th में पढ़ा था, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी सिग्मा माइनस रो अपॉन 6 पाई ईटा आर इज इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी। सो यहाँ से पाई गया, ये एक आर और यहाँ पे स्क्वायर हो गया। बचा क्या? हाँ, और भी कुछ कट रहा है, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा। क्लियर? सो ये 3 नीचे आ जाएगा, सो नीचे हो जाएगा 9, ऊपर हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, सॉरी नॉट 4 2। पर ये 2 तो इसका पावर है, ऊपर 2 नीचे 3 3 ज़ा 9। फिर क्या बचा? आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा, नीचे ईटा सिग्मा माइनस रो। ये हो गया टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर? अब इसको अगर अच्छी तरीके से लिखे बेटा हम लोग थोड़ा प्रॉपर मैनर में, तो इसको ऐसे लिखा जाता है 2/9 आर स्क्वायर बाई ईटा सिग्मा माइनस रो जी।
वही चीज़ है, खाली थोड़ा लिखने का ढंग हमने चेंज किया है और कुछ नहीं, फॉर्मूला वही है। सो 2r²/9 ईटा या 2/9 r²/ईटा सिग्मा माइनस रो जी, जहाँ पे सिग्मा क्या है बेटा, इस स्फीयर की डेंसिटी और रो क्या है, इस लिक्विड की डेंसिटी। ठीक है बच्चा लोग, बहुत ही इजी सा डेरिवेशन था, आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली लर्न होनी चाहिए। 2/9 r²/ईटा सिग्मा माइनस रो जी। ठीक है, वापस मेरे साथ बोलो, 2/9 r²/ईटा सिग्मा माइनस रो जी, सिग्मा माइनस रो जी। ठीक है बच्चा लोग, सो आज का लेक्चर बड़ा हम यहीं तक सीमित रखते हैं। अगली बार हम मिलेंगे कुछ अच्छे और क्वेश्चंस के लिए और कुछ नए टॉपिक भी शुरू करेंगे। थैंक यू।